Hello everyone, myself Asutosh. So this is my introduction. I have done MPhil from IIT Bombay, and prior to that I have done Masters in Public Administrations and BTech in Computer Science. So I have prepared and given all my attempts, and I have written mains also for civil services. And I have started giving coaching to CSE aspirants right now. So without further ado, I start this lecture. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप जब अभी लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ चीज़ अपने आप को फोकस रखना है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन को काफ़ी सिंपल बनाना है। ऐसा नहीं कि इसको काफ़ी कम्प्लेक्स वे में हर एक 10 दिन पे कुछ नया रूटीन लेकर के ला रहे हैं और हर एक 10 दिन पे कुछ नया रूटीन बना रहे हैं, कुछ नया प्लानिंग बना रहे हैं। ये प्लान नहीं काम किया तो वो प्लान बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी कम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ती जाएगी। आपको काफ़ी सिंपल करना है। 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है यूपीएससी प्रिपरेशन में। एक कि आपको कंसिस्टेंसी लानी है अपने अंदर, और उसके लिए आपको टाइमली मतलब वर्क करना है। कोशिश करना है ये कि टाइमली वर्क करना है, ठीक है। तो आपका स्लीपिंग और वेकिंग पैटर्न जो है ये सब एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए। इन चीज़ों पे ध्यान देना। सेकेंड थिंग आपको जो फोकस करना सबसे मोस्ट, वो ये कि आपने क्या कंप्लीट कर लिया सिलेबस में, वो आपके पास नोट होना चाहिए एक्सेल सीट पे। और क्या बचा हुआ है ये आपको एक्सेल सीट पे, गूगल डॉक पे या फिर आपके नोट्स पे, डायरी पे कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको ये आइडिया रहेगा कि आपने ये चीज कवर कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस which is getting asked from that topics, then in all probability more than 90% chances are there कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाएं, आप उसको सही कर पाएं इन द रियल एग्जाम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इफ आई कवर्ड एनी टॉपिक देन दैट मीन्स कि इफ एनी क्वेश्चंस यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क इन प्रीलिम्स और मेंस, आई विल आंसर दैट इन राइट मैनर में। हम आंसर करेंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि डिटेल्स में पढ़ना है। तो बस 2-3 चीज ध्यान रखना है कि एक में हमने कितना कवर कर लिया और कितना बचा हुआ हमारा सिलेबस, क्या क्या हमारा बचा हुआ है, वो चीज हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही बड़ा प्लानिंग करना काफी, मेरे ख्याल में मतलब सब लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो रिचुअल्स काफी कम्प्लेक्स हो जाता है, और ऐसा आपने रिलीजियस मूवमेंट में पढ़ा भी होगा कि जब चीजें काफी कम्प्लेक्स हो जाती है तो वो सिर्फ कुछ और कुछ एलीट लोगों को सर्व करती है, कुछ लोगों को सर्व करती है, और सब लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सेकेंड थिंग कि आपको यूपीएससी पास करने के प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस हैं, कई सारे तरीके से लोग जाते हैं, कई सारे तरीके के लोग मेहनत करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, फिर भी वो पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में सही करके आए, सिर्फ वाजीराम का नोट्स पढ़ के, वाजीराम का जो रिटन मटेरियल है, ठीक है। उन्होंने ना कभी डीडी बसु पढ़ा, ना पीएम बख्शी, ना लक्ष्मीकांत पढ़ा। तो यू नीड टू फोकस ऑन सर्टेन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ यूपीएससी, और उसके बाद आपको उस पर काम करना लगातार कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो अभी आज से, अभी नोटिफिकेशन आने में 98 डेज है, ये मैंने टाइम ड्यूरेशन लिख रखा है कि, और प्रीलिम्स में अभी भी उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद 116 दिन रहेंगे, बचे रहेंगे, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच 110 डेज रहेगा, 110 दिन। और फिर मेंस आईफोर्स जो होता है फॉरेस्ट सर्विस का, वो 72 डेज उसके बाद होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस में 3 ही है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस कहते हैं इसको भी। इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है प्रीलिम्स में। तो आप इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, और अभी टाइम सफिशिएंट है, बट यू नीड टू बी फोकस्ड राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन ए सीरियस मैनर। अदरवाइज कैरियर के एस्पेक्ट से देखा जाए तो ट्रेजेडी वेट कर रही है आपका, ठीक है। तो आज से मेरा प्लान ये है कि मैं हर एक वीक में 5 लेक्चर, 5 वीडियो दूंगा, और उस 5 में एक स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे अभी स्पेस वाला वीक चल रहा है तो इसमें सारे के सारे स्पेस से रिलेटेड जितने भी डिटेल होंगे दैट आई विल कवर थ्रू आउट द वीक फॉर 5 डेज, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे दैट कवर सर्टेन इंटायर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और उसको हम कवर करेंगे, ठीक है।
आज हमारा टॉपिक स्मॉल सा ही है जो अभी रिसेंटली स्पेस से बिफोर मूविंग इनटू द टुडेज टॉपिक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए हमें. सो इफ यू विल सी कि ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एस्ट्रोसैट के बारे में आया था. तो 2015 में एस्ट्रोसैट लॉन्च किया था इसरो ने. ना अगर आप 2015 में प्रिपरेशन कर रहे होते 2016 के लिए, तो क्या आप ये सब चीज पढ़ रखे होते, और वेदर यू आर नोइंग इट और नॉट. ओके, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन 2016 प्रीलिम्स. सो दैट इट सेज कि हमें सिर्फ जो भी कोई भी मिशन जो लॉन्च होता है उसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एस्पेक्ट, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च हुआ, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, तो उसके इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानना, कंपेरेटिव स्टडी करना और डिटेल्स में जानना उसके बारे में. देन ओनली वी कैन आंसर द क्वेश्चंस इन रियल एग्जाम. ठीक है, एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न. तो ये तुक्का से सॉल्व नहीं होगा, एलिमिनेशन से भी सॉल्व नहीं होगा अगर आपको दोनों में ऑप्शन में से दोनों नहीं आता है. तो पर्टिकुलरली जैसे एस्ट्रोसेट क्या था, एस्ट्रोसेट एक तरीके का स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया गया था. इसमें टेलीस्कोप थे जैसे यूवीआईटी, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट थे. एस्ट्रोसेट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर इंडिया. ठीक है, तो इंडिया वाज, ये पहला ऑप्शन क्या है, अदर देन द यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड ए सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस. ये गलत ऑप्शन है. ठीक है, इंडिया वाज द 5th कंट्री. एस्ट्रोसैट इज ए 2000 kg सैटेलाइट, नहीं, इट्स ए आई थिंक 1500 kg सैटेलाइट. इट वाज 1500 kg सैटेलाइट, 1514 समथिंग लाइक दैट. और ये 1650 किलोमीटर नहीं, 650 किलोमीटर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था. ठीक है ना, इसको जो है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी होगा, मतलब नन ऑफ दिस. दैट मीन्स कि आपको दोनों आने चाहिए थे, तभी आप इसको सॉल्व कर पाते. ओके, एंड अनदर थिंग कि दिस वाज एस्ट्रोसैट वाज लॉन्च्ड यूजिंग PSLV C30. ओके, नाउ एस्ट्रोसैट वाज लॉन्च्ड इन नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट. इट वाज लॉन्च्ड इन नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट. ना जो लोग इन जनरल स्टडी करते हैं कि PSLV क्या होता है, इट इज मींट फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू पोलर ऑर्बिट, लेकिन इस केस में इट वाज यूज्ड टू लॉन्च इन नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट. ओके, तो आपको चीजें डिटेल में और एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल डू नेगेटिव इन द रियल एग्जामिनेशंस. अभी जो रिसेंटली लॉन्च किया इसरो ने 36 वन वेव सैटेलाइट, सो दिस लॉन्च इज फर्स्ट इन ऑन दीज पैरामीटर्स. ठीक है, सो दिस वन इज द फर्स्ट कॉमर्शियल लॉन्च ऑफ लॉन्च व्हीकल Mark 3 विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. नाउ लॉन्च व्हीकल Mark 3 जो है, this one is name given to GSLV Mark 3. ठीक है, now New Space India Limited, it is CPSE, Central Public Sector Enterprises of Department of Space. ठीक है, and now LBM3, this is not the first time that is this GSLV Mark 3 was named LBM3. ठीक है, earlier also when the crew mission space में जो लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, then also the GSLV was renamed as LBM. फर्स्ट कॉमर्शियल लॉन्च ऑफ LBM3 लॉन्च व्हीकल Mark 3, जो कि GSLV का ही नया नाम मतलब रीनेम किया गया है, GSLV M3 को ही रीनेम किया गया हुआ है, बिकॉज GSLV यूज्ड टू लॉन्च दिस सैटेलाइट इनटू जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. ओके, और जबकि LBM जो है लॉन्च व्हीकल Mark 3, इट इज यूज्ड फॉर लॉन्चिंग दी सैटेलाइट्स इनटू LEO ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, इसलिए ना
This one is the launch of commercial launch of with NSIL. NSIL is the Central Public Sector Enterprise. So it's the commercial arm of ISRO. Department of Space. ठीक है. Now this one is the first multi-satellite mission of LBM-3, Launch Vehicle Mark 3 का. This one is the first multi-satellite missions in the low Earth orbit. Low Earth orbit क्या होता है? In this orbit, the satellite has the time period of 128 minutes. Okay. और उसका altitude जो होता है वो less than 2000 किलोमीटर होता है. ठीक है. But these satellites are launched in with an altitude of 600 kilometers. Okay. This one is the heaviest payload. Like this is the first time that the ISRO has launched 6-ton payload. Okay. So ये highest payload है अभी तक के launch में. This one is the highest payload. And this vehicle has the capacity to launch 8 ton. That means कि 8000 kg in LEO और 4 ton in geosynchronous orbit. ठीक है. From GTO to geosynchronous orbit. And this is the first time OneWeb mission, first OneWeb mission with NSIL, Department of Space. ठीक है. New Space India Limited. This is the first mission. Exactly, to be exact, 57 kg. 5796 kg is the payload. ठीक है. Overall, the vehicle, the lift off weight. ठीक है. इसमें से majority of the weight जो होता है, that is the weight of the fuel. जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में समझने के लिए लिया है हमने. व्हाट हैपेंड कि एक्सेंट्रिसिटी एक होता है, इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिट. ये शेप ऑफ द ऑर्बिट बताता है. अगर E इक्वल्स टू 0 हुआ, देन द शेप विल बी सर्कुलर. If E is between 0 और 1, तो shape will be elliptical. If E equals to 1, then shape will be parabolic. If E is greater than 1, then shape will be hyperbolic. हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे. दैट इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोडायनेमिक्स आई सपोज और मैथ्स वगैरह के लिए. तो हम बस इतना जानना चाहेंगे कि ई के तो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में किस तरीके से, जैसे पेरिजी और एपोजी. पेरिजी हो गया होता है जी द पॉइंट विच इज द नियरेस्ट टू द अर्थ. ठीक है. टू द अर्थ ऑन द ऑर्बिट. और एपोजी जो होता है वो फारदेस्ट पॉइंट होता है. सो व्हाट हैपेंड कि इफ वी वांट टू पुट सैटेलाइट्स इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट मोर देन इट्स at an altitude of 35,786 kilometer और we can say 36,000 किलोमीटर पे होता है. सो इससे पहले इसको क्या करते हैं, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में वी पुट सैटेलाइट्स इनटू देयर. ओके. सो जो नियरेस्ट पॉइंट है वहां पे वी कैन पुट इट एंड आफ्टर दैट थ्रू द एरोडायनेमिक्स मैकेनिज्म व्हाट हैपेंड कि with eccentricity high, मतलब not zero, if we send the satellites into such an orbit having higher eccentricity, तो ये elliptical orbit में रहेगा.
okay, and with this point it will try to make it like circle, okay. तो ये एक सर्कल बनाना चाहेगा. हियर आई डिड नॉट ड्रॉ एग्जैक्टली. तो इस पॉइंट को कॉमन रखते हुए फ्रॉम एलिप्स टू इट विल ट्राई टू मेक इट्स एक्सेंट्रिसिटी जीरो, और इक्वेटोरियल ऑर्बिट जो होता है वो क्लोज टू सर्कुलर होता है, ठीक है. एंड लियो ऑर्बिट दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, इसका एक्सेंट्रिसिटी जो होता है वो लेस देन 0.25 होता है. सो इट्स क्लोज टू सर्कुलर. So the present satellites which are put into LEO, that is circular, that is put into the circular orbits. That you need to remember this about launch vehicle Mark 3 कि ये first time rename नहीं हुआ. इससे पहले भी क्रू मॉड्यूल के लॉन्च में इसका रीनेम किया गया है, रीनेमिंग किया गया है, ठीक है. And this M2 is because launch vehicle Mark 3 M2 is because it can put satellite into LEO as well as geo transport, geosynchronous orbit, geosynchronous stationary orbit, okay. So this one is the fifth flight of launch vehicle Mark 3 GSLV Mark 3 का this one is the fifth flight, okay. इससे पहले this has launched 4 successful missions, जिसमें से कि चंद्रयान 2 भी है एक, and एक क्रू स्पेस मिशन जो था that one was also with the help of GSLV Mark 3. Now this mission was the agreement between New Space India Limited, ठीक है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, एंड बिटवीन नेटवर्क्स एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड, ये यूके बेस्ड कंपनी है, वन वेब लिमिटेड. दिस इज द ज्वाइंट वेंचर ऑफ यूके गवर्नमेंट एंड भारती इंटरप्राइजेज, जिसमें कि भारती इंटरप्राइजेज इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर. सो दिस टाइम they have launched these 36 OneWeb generation 1 satellites into circular LEO or low Earth orbit of at an altitude of 601 kilometers, ठीक है. और इसका इंक्लिनेशन कितना है 87.4 डिग्री. सो जब सैटेलाइट्स लॉन्च होता है तो वो किसी ना किसी प्लेन में होता है, एंड फ्रॉम दैट प्लेन द एंगुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन, ठीक है. वो कितना एंगुलर डिस्टेंस पे है तो वो इंक्लिनेशन करता है. सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इंक्लिनेशन कितना होता है 0 डिग्री होता है, वो इक्वेटोरियल प्लेन में होता है, कंप्लीटली इक्वेटोरियल प्लेन में होता है, ठीक है. और ये सैटेलाइट्स कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इट वाज लॉन्च्ड, ओके. Now what is the objective of the OneWeb generation 1 satellites? The objective is to fulfill the global needs, connectivity needs, okay, provide broadband to the government, businesses and the communities also. Now ये है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का स्पेसिफिकेशंस. तो इसमें इट हैज 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स 200, ठीक है, S200, एंड 1 लिक्विड प्रोपल्सन जो है 4 स्टेज जो एड्रेस करता है, दैट इज L110, एंड थर्ड वन इज द C25. दिस इज द क्रायोजेनिक स्टेज, ओके, अपर स्टेज that use the cryogenic fuel. So the height of the vehicle is the 43.5 meter, okay. Overall mass is the 644 ton that I have already said. Total stage is 3. This is the solid, liquid and this cryogenic stage. So and this is the 5 meter ogive, that is the nose shaped structure that is used to protect it from external pressure and heat. ओके, ये एरोडायनेमिक्स के कंसेप्ट से यूज किया जाता है. तो ये पेलोड फेयरिंग जो होता है ये ऊपर में स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ओके. Now
Now OneWeb कंपनी के बारे में थोड़ा specifications I have written कि this is the global communication network enabling communication for government, business and communities. It will implement a constellation of LEO satellites, which is overall 648 satellites. So this one is the 14th launch of OneWeb. So, and this OneWeb satellites are arranged in 12 orbital plane. Each orbital plane has 49 satellites. Okay. Now ये satellite के बारे में features है. This is the 150 kg class satellite. So its payload is a bent pipe system operating in Ka and Ku band. So this one is the frequency band, Ka and Ku band. Okay. So Ka has 26 to 40 hertz frequency. ये आपको ध्यान होना चाहिए because this is very famous band for communication satellites. So and Ku has 12 to 18 hertz frequency band. ये हम आगे देखेंगे भी. So the forward band receives Ka band signals from the gateway by the satellite Ka antenna. Or return link receives Ku band signals from the user terminals by the satellite's Ku antenna. Okay. This is simply named. Ku is German word से Kurz से आया है. Kurz is for short. Kurz. German word short. इसी तरीके से का भी नाम है, but it is not that much relevant also. ना हम ये थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं कि जब सैटेलाइट ये रॉकेट लॉन्च होता है तो सबसे पहले सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स जो है इग्नाइट होता है एंड बिफोर इट्स इग्निशन स्टॉप्स इन बिटवीन हम लिक्विड प्रोपल्सन L110 इग्निशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे डिटेलिंग्स दे रखी है दैट यू कैन सी कि S200 फिर जो है सेपरेट होता है एंड देन इट मूव्स फॉरवर्ड. सो ये होता है पेलोड फेयरिंग सेपरेशन, दैट इज दिस प्रोटेक्टिव नोज कवर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट यहाँ पे. और उसके बाद फिर L110 जो लिक्विड प्रोपल्सन जो होता है वो वाला सेपरेट होता है हमारा कोर स्टेज जो है, जो कि हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइम पे. फिर C25 शट ऑफ होता है हमारा. C25 इन बिटवीन जो होता है हमारा स्टार्ट हो जाता है इससे पहले. तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है के रूप में हम मतलब क्या कहते हैं रॉकेट लॉन्च किया जाता है. एंड यू सी दैट द लॉन्चिंग पैड फॉर ईच कंट्री इज एट द ईस्टर्न कोस्ट. व्हाई? बिकॉज ऑलवेज प्रोजेक्टाइल मोशंस ऐसे ही चलेगा. ठीक है. सो अगर गिरा इन केस देयर विल बी फेल्योर तो ये इस तरफ कोस्टल एरिया में मतलब अगर रहेगा तो इट विल ड्रॉप इनटू वेदर ओशियन में राइट साइड मतलब गिरेगा. ठीक है. ये भी एक रीजन है. ईस्टर्न कोस्ट पे ही हमारा वी हैव लॉन्चिंग पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा. Now how this communications will occur? तो ये दे रखा है कि गेटवे और एंटीना के थ्रू like we will use this Ka band, okay, and then Ku band is used for user terminals to provide the internet service or broadband service to people. So constellation will be at low Earth orbit at 1200 kilometers. ठीक है. These are the low mass satellites, 150 kg satellites positioned on 12 planes. Okay. 49 satellites per plane with an in orbit spares, so connectivity pole to pole रहेगा. All over global मतलब connectivity will be there. The ground low mass satellites production line at the ground, okay, and gateway earth stations located around the world. ठीक है. So all across the world से gateway station से जो होता है transmit करेगा, communication will be transmitted, okay. User terminals designed for target markets. So those who are users may be business entity or the communities or those who wants or government entity. So वो target market रहेगा इनका. Better look angles for signal strength because the satellite constellations are very large. So इसका angles भी काफी अच्छा होगा और satellite का signal strength भी काफी अच्छे होंगे. Now uplink and downlink, though words these two has been used in the previous slides. So uplink and downlink are part of satellite communication. So uplink क्या होता है? Link from ground station to a satellite, okay, और downlink क्या होता है? Link from a satellite down to ground stations या receivers पे. ठीक है. Now these details are about frequency range.
तो यू नीड टू रिमेंबर कि LSC जैसे ये सब पूछा जा सकता है कि एस बेल टाइप नेविगेशन सिग्नल्स दे यूज्ड वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ओके, 3 kilohertz, between 3 kilohertz to 30 kilohertz. Now this navigation aids system, they use low frequency and it is between 30 kilohertz to 300 kilohertz. This maritime radio, they use between 300 kilohertz to 3 megahertz. They use medium frequency, okay. You can read at least once. Then this shortwave radio or radio telephony, they use high frequency between 3 megahertz to 30 megahertz. And this very high frequency TV, FM radio, navigation aids, they use between 30 megahertz to 300 megahertz. Okay, this is ultra high frequency and it is used by the cell phones GPS. So it is between 300 megahertz to 3 gigahertz to 30 gigahertz. This is what our range is, and this is the range of satellite frequency. Okay. So, and this is extremely high frequency. This is used by radio astronomy, radar landing systems. So this is between 30 gigahertz to 300 gigahertz. Attenuation, इससे इस तरफ इधर लेस होगा और इधर मोर होगा. ओके, सो ससेप्टिबिलिटी टू रेन, और अदर इंटरफेरेंस ये ज्यादा होगा, बढ़ेगा. इट विल इंक्रीज. ओके, एंटीना साइज इस तरफ लार्ज होगा, एंटीना इधर लार्ज होगा एंड हियर इट विल बी स्मॉल. के साथ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर कि एक तो प्रोजेक्ट इसके जैसा प्रोजेक्ट कौन कौन सा है. तो जैसे दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रॉडबैंड सर्विसेज. तो प्रोजेक्ट कूपर, ये किसका है? अमेजन का है. देन स्टारलिंक, दिस वन बिलोंग्स टू स्पेसएक्स. ऐसे और भी हैं बट ये दो फेमस हैं, तो हमने ये लिख दिया. ठीक है, आज इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में भी हम स्पेस के बारे में ही पढ़ेंगे एंड वी विल सी कि क्या क्या और बचा हुआ टॉपिक है, लाइक टाइप्स ऑफ ऑर्बिट और जो भी रिसेंट इवेंट हुए हैं दैट वी विल सी. ओके, जैसे अगस्त में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है हमारा फेल्ड रहा, तो वी विल सी दैट ऑल्सो. ओके, थैंक यू.